हाँ जी, तो आज की डेट में इनकम टैक्स के द्वारा लोगों के पास में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नोटिस जो है वो पहुंच रहे हैं। उसका एकमात्र रीज़न है यूपीआई। आज की डेट में यूपीआई हर आम आदमी यूज़ कर रहा है। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और आप भी यूज़ कर रहे हैं। और इतना यूज़ करते हैं कि साल के अंत में हमें पता चलता है कि हमने यूपीआई के थ्रू लाखों रुपये मंगवा लिए और लाखों रुपये भेज दिए। फिर हमारे हाथ में आता है इनकम टैक्स के द्वारा एक नोटिस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई पेमेंट क्या होता है, आखिर यूपीआई पेमेंट की लिमिट क्या है, किस लिमिट तक अगर हम ट्रांजैक्शन करें तो हम सेफ है, हमारे पास में कोई भी नोटिस नहीं आएगा। इस सब की जानकारी आपको एकदम बेसिक लैंग्वेज में इस पीपीटी के थ्रू समझाने वाला हूं। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको जीएसटी या इनकम टैक्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तब भी। और आप आसानी से समझ सकते हैं कि कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन तक आप सेफ हैं, उसके बाद में आपके पास में भी नोटिस आ सकता है। अगर अभी तक आपके पास में नोटिस नहीं आया तो मुबारक हो, आप करोड़ों की भीड़ में से निकल गए हैं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। अगर आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन करना नहीं रोका तो आपके पास में भी कभी ना कभी नोटिस तो ज़रूर आ ही जाएगा। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर टर्न ऑन करें ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आप देख सकें। साथ ही साथ में अगर आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, एज ऑलवेज हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि बीच में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, लेकिन जब तक आप एंड तक ये वीडियो देखेंगे तो आपका यूपीआई लिमिट से रिलेटेड हर कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम यूपीआई पेमेंट। यूपीआई पेमेंट होता क्या है? बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि किसी को भी क्यूआर कोड से पेमेंट करना यूपीआई पेमेंट कहलाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इनमें से कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या इसके अलावा जो भी है, इसके द्वारा अगर आप किसी से भी पैसे मंगवाते हैं या किसी को भी पैसे भेजते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी भी तरह की ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये सब आपके यूपीआई पेमेंट के अंदर आते हैं। और इन सब का फाइनल इम्पैक्ट जो पड़ता है वो आपके सेविंग अकाउंट जो भी आपके यूपीआई के थ्रू लिंक है उस पर पड़ता है। यानी यूपीआई में केवल क्यूआर कोड से पेमेंट करना ही शामिल नहीं है। हर तरह का ट्रांजैक्शन जो आप इन पेमेंट एप्लीकेशन के जरिए करते हैं वो सब यूपीआई पेमेंट के अंदर आते हैं। तो इस कंफ्यूजन को आप सबसे पहले यहीं पर दूर कर लीजिए। ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। क्या रीज़न है कि लोगों के पास में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस नोटिस आ रहे हैं? उसका एकमात्र रीज़न है और वो है अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस इन सेविंग बैंक अकाउंट। आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट है और उसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इतने ट्रांजैक्शन कर देते हैं फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम को यूज़ करते करते कि आपको पता नहीं चलता कि साल के अंत में आपने लाखों रुपए अपने सेविंग बैंक अकाउंट में मंगवा लिए और लाखों रुपए आपने भेज दिए। तो अगर आप किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सामान्य व्यक्ति हैं, तो ये लाखों रुपये आपके अकाउंट में आ कहाँ से रहे हैं और ये लाखों रुपये आप किसको भेज रहे हो? अगर आप ऐसी कंडीशन में रहोगे तो डेफिनेटली आपके पास में तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। इनकम टैक्स आपको पूछेगी कि ये आपने कहाँ से मंगवाए हैं पैसे, आप क्या कमा रहे हो, ना रिटर्न लगा रहे हो, ना आपके पास में जीएसटी है। तो इस केस में आपका नोटिस तो बनता ही है। अब ट्रांजेक्शन कौन से, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको 15,000 रुपये की जरूरत पड़ी, आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि मुझे 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर, उसने ट्रांसफ़र कर दिए। कभी आपके दोस्त को पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपने फ़ोनपे, गूगल पे कर दिया। कभी आपको बैंक में कैश डालना था, आपने सोचा कौन तो बैंक में जाकर के लाइन में लगेगा, एक काम करता हूँ अपने दोस्त को बोल देता हूँ, वो मेरे खाते में डाल देगा, मैं उसको कैश दे दूंगा। या कभी आपको कैश की जरूरत पड़ी, आपने सोचा कौन तो एटीएम जाएगा, इतनी दूर है, एक काम करता हूँ अपने दोस्त को बोलता हूँ, वो मुझे कैश दे देगा, मैं उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये सारी की सारी बेवकूफ़ी वाले जो ट्रांजेक्शन हैं वो आपकी ट्रांजेक्शन लिमिट को हद से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और आपके बैंक अकाउंट को ऐसा बना रहे हैं जिसको देखने पर ये लगता है कि आप महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो इस केस में आपका नोटिस नहीं आएगा तो क्या आएगा ये आप खुद सोच सकते हैं। तो ये है कुछ मेन रीज़न जिनकी वजह से इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है अगर ये सब हरकतें आप कर रहे हैं तो ओवरऑल हर चीज़ का लिमिट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन एक लिमिट तक करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसी लिमिट को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट।
अब मान लीजिए कि आपने किसी से सलाह ली होगी, किसी से पूछा होगा कि यूपीआई किस लिमिट तक अपन यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो किसी ने 5 लाख बोला होगा, किसी ने 10 बोला होगा, किसी ने 20 बोला होगा और किसी ने 40 बोला होगा। और अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं कि यार मैं किसकी बात मानूं। तो दरअसल बात ऐसी है, जिसने 5 बोला है वो भी सही बोल रहा है, जिसने 10 बोला है वो भी सही बोल रहा है, जिसने 20 बोला है या 40 बोला है वो भी सही बोल रहा है। कन्फ्यूजन आपको है, थोड़ी सी यहाँ पर कंक्लूजन है, उसको आपको समझने की जरूरत है। ये टेबल है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट एज पर बैंक, यानी आप जिस बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं वो बैंक आपसे ये बोलती है कि आपका ये सेविंग अकाउंट है और आप इसमें 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा का करना है तो करंट अकाउंट खुलवाइए। तो बैंक की तरफ से आपको 10 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। अब इसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये कहता है कि अगर आप सालाना 5 लाख रुपए से कम कमाते हो तो आपका जो 5 लाख रुपए तक के यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इसमें इनकम टैक्स की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अपने यूपीआई में 5 लाख रुपए से कम मंगवाए हैं तो आप इनकम टैक्स की तरफ से फ्री हो। फिर उसके बाद में यूपीआई लिमिट मिलती है हमें जीएसटी की तरफ से। और 2 कंडीशन है यहाँ पर। इफ़ अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर हैं, सीए हैं, एडवोकेट हैं, या फिर मान लीजिए एक सामान्य अकाउंटेंट है या सीनियर अकाउंटेंट है, आप कोई सर्विस दे रहे हो और सर्विस के आपके अकाउंट में यूपीआई के थ्रू 20 लाख रुपए तक आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर अभी यहाँ तक भी आप सेफ हैं। यानी आपके पास में एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। आपको ये बताना है कि मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए इसलिए आए क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट हूँ और मैं अकाउंटिंग के जरिए इनकम करता हूँ। तो आप यहाँ पर एक वैलिड रीज़न दे करके इनकम टैक्स से बच सकते हैं। उसके बाद में एक और यहाँ पर आती है लिमिट, जो कि आती है इफ़ ट्रेडिंग। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं, किसी भी तरह का माल खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, और ऐसे करते करते अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 40 लाख रुपए तक भी मंगवा लेते हैं, यानी आपके अकाउंट में मान लीजिए कि 35 लाख रुपए आए, तो यहाँ पर भी आपके पास में एक वैलिड रीज़न है। आप बता सकते हो कि मेरे अकाउंट में 35 लाख रुपए इसलिए आए हैं क्योंकि मैं ये व्यापार करता हूँ और इस व्यापार से जो मेरी बिक्री होती है उसका पैसा मेरे अकाउंट में आता है। और यहाँ पर आपके पास में एक वैलिड रीज़न है, आप इनकम टैक्स को रिप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपके 40 लाख रुपए तक के भी अगर ट्रांजैक्शन हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक रास्ता है कि आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हो, और अगर आ भी जाता है तो उसको रिप्लाई कर सकते हो। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पढ़ते हैं अगले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4, यूपीआई लिमिट एज पर बैंक। अब जैसे मैंने कहा कि 10 लाख रुपए की लिमिट आपको बैंक देती है, तो अब यहाँ पर भी आपको समझने की जरूरत है। यूपीआई लिमिट जो है वो बैंक के द्वारा आपको दी जाती है और ये डिपेंड करता है आपका कौन सा बैंक अकाउंट है। मान लीजिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें भी आपने कोई ग्रामीण बैंक में अगर सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो हो सकता है उसकी लिमिट कम हो, 10 लाख से भी कम हो और 10 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीआई लिमिट जब आप 10 लाख से क्रॉस कर जाते हैं तो आपके बैंक के द्वारा भी मैसेज आता है कि भाई आपके जो ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। तब आप घबरा सकते हो कि यार मेरे क्या हुआ। तो ये जो लिमिट है वो आप बैंक से बढ़वा भी सकते हो। अगर कहीं पर ब्लॉक हो गई तो आप वो बैंक के थ्रू भी बढ़वा सकते हो। लेकिन यहाँ पर नोटिस का काम बैंक का नहीं है। अगर आपने 15 लाख, 20 लाख या 30 लाख रुपए के भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बैंक आपको किसी भी तरह का कोई भी नोटिस नहीं भेजने वाला है। ठीक है, तो आप ये जो 10 लाख रुपए लिमिट है इसको आप यहाँ पर भूल जाइए कि 10 लाख लिमिट को अपन यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये तो होगी यूपीआई लिमिट एज पर बैंक। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5 में, यूपीआई लिमिट एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टैक्स फ्री इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख रुपए। यानी इनकम टैक्स ये कहता है कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जो पैसा आपके बैंक में आता है इनकम टैक्स उसे आपके इनकम मानता है। मान लीजिए कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे लेकिन आप अपने अकाउंट में पैसे मंगवा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक आप सामान्य व्यक्ति हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी काम नहीं करते, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो इनकम टैक्स की नज़रों में आप बेरोजगार हैं। और अगर आप बेरोजगार हैं फिर भी आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट मंगवा रहे हैं तो इनकम टैक्स आपको जो भी पैसा आप मंगवा रहे हो उसको वो इनकम में ही मानेगा, यानी वो आपके इनकम मानेगा। इन केस अगर मान लीजिए कि आपने यूपीआई के थ्रू 4,90,000 रुपये मंगवा लिए तो आप इनकम टैक्स की तरफ से सेफ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 5 लाख तक अगर किसी व्यक्ति की इनकम नहीं होती है तो उस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये 4,90,000 रुपये आपको सारे ही अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है।
ऐसा नहीं है कि एक बैंक में आपने 5 लाख मंगाए, एक में 5 लाख मंगाए, तो आपके ये टोटल 10 लाख हो गए, ठीक है ना। जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सब में आपके 4,90,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आए, यानी 5 लाख से ज़्यादा नहीं आए, तो आप यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं लगाते हैं, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में यूपीआई के थ्रू 7,90,000 रुपये आए और आपने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लगाया, तो एक तरीके से ये 7,90,000 रुपये इनकम टैक्स आपकी इनकम मानेगा, और इनकम मानेगा तो ये जो इनकम लिमिट है 5 लाख उससे ऊपर हो गई, तो अब ये जो इनकम है वो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई, यानी इनकम टैक्स के हिसाब से आपको इस पर टैक्स जमा करवाना चाहिए था, आपने नहीं करवाया। अब अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हो तो आपको सिंपल सा ये काम करना है कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना है, किसी भी तरह की टैक्स या पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए। यानी अगर आपको लगता है कि आपके 10 लाख 15 लाख रुपए आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और उसमें वैलिड रीजन बताइए कि यहाँ पर इतने ट्रांजेक्शन क्यों हुए, तो उस हिसाब से आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, ट्रांजेक्शन तो अभी और बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5, यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट एज पर इनकम डिपार्टमेंट। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट 6 में हम बात करेंगे यूपीआई लिमिट एज पर जीएसटीडी, यानी जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कहता है, चलिए समझते हैं। इन केस ऑफ ट्रेडिंग, चलिए मैंने बताया आपको 20 लाख और 40 लाख रुपए दो लिमिट होती है। अपन अब हाईएस्ट लिमिट जो है 40 लाख रुपए, उसमें बात करते हैं। इन केस ऑफ ट्रेडिंग, अगर आप किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं तो आपको 40 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन लिमिट मिलती है, और जो 40 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं उसे एक तरीके से हम टर्नओवर कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 35 लाख रुपए मंगवाए, तो ये 35 लाख रुपए आपके टर्नओवर कहलाते हैं, ठीक है। यानी आपका इस साल 35 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ। अब जीएसटी डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या लिखा हो, अगर आप किसी भी तरह का व्यापार करते हैं और आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए से कम रुपए आते हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। यानी आपके 35 लाख रुपए आए आपके अकाउंट में, चाहे वो यूपीआई के थ्रू आए या किसी भी दूसरे मेथड के थ्रू आए, 35 लाख रुपए आए तो आपको लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। यानी आप ये कह सकते हो कि आप जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आते। और इस केस में अगर आपके पास में नोटिस आता है तो अगर आपके पास में एक वैलिड रीजन होगा तो आप इनकम टैक्स को रिप्लाई कर सकते हैं कि मेरा एक छोटा सा व्यापार है जिसमें मेरे 35 लाख रुपए मतलब 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होता है, तो मैं जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में नहीं आता हूँ, और जो भी मेरा प्रॉफिट है वो ये है, इतना है। तो आप इस तरीके से रिप्लाई देकर के बच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके अकाउंट में यूपीआई के थ्रू 39,50,000 रुपये क्रेडिट हुए, तो आप इसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट से नीचे ही हैं, आपको ना यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में यूपीआई के थ्रू 55,15,000 रुपये आ गए, तो यहाँ पर आप जीएसटी डिपार्टमेंट की नज़रों में भी आओगे कि जब हमने लिमिट दे रखी है कि आप 40 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। लेकिन आपने अपने अकाउंट में 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया, आपके अकाउंट में 55 लाख रुपए आए, लेकिन फिर भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो आपके पास में यहाँ नोटिस तो आएगा ही जीएसटी की भी तरफ से और इनकम टैक्स की भी तरफ से। तो ये ट्रांजेक्शन जो है इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं आपको अपना क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और मिनिमम 8% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रॉफिट शो कर देना है, तो आप जीएसटी से रिटर्न से भी बच जाओगे और इनकम टैक्स के नोटिस से भी बच जाओगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से भी बच जाओगे और इनकम टैक्स नोटिस। बस आपका ट्रांजेक्शन 40 लाख रुपए से कम ही होना चाहिए, 40 लाख रुपए से ऊपर तो एनी हाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिमिट थी एज पर बैंक, एज पर इनकम डिपार्टमेंट और एज पर जीएसटी, ये बता दी। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 में हम जानेंगे मेन रीजन फॉर इनकम टैक्स नोटिस। आखिर क्या रीजन होता है जिसकी वजह से इनकम टैक्स से आपको नोटिस मिलता है? एक ही रीजन है, क्रॉसिंग द लिमिट। आप सारी तरह की लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके पास में इनकम टैक्स का नोटिस तो आना ही है, और उसमें भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो या वैलिड रीजन सबमिट नहीं कर रहे हो। लेट्स सपोज कि आपका एक साल में आपने 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया। देखिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप ये सोच रहे होगा कि 1 करोड़ रुपए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग 60, 70, 80 लाख रुपए तो इजीली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू, एक दूसरे को पेमेंट ले दे करके, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल उठाया। तो अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया, तो उसने हर लिमिट को क्रॉस कर दिया, उसने एज पर बैंक लिमिट को भी क्रॉस कर दिया।
एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, और एज पर जीएसटी डिपार्टमेंट मैक्सिमम लिमिट जो 40 लाख रुपए है उसको भी क्रॉस कर दिया। तो अब आप बताइए इस केस में आपके पास में इनकम टैक्स का नोटिस आएगा या नहीं आएगा। मान लीजिए कि अगर नहीं आ रहा तो ये हो सकता है कि करोड़ों लोगों में से आप निकल गए, लेकिन अगर आपने यही चीज जारी रखी तो कभी ना कभी आपको भी नोटिस मिल सकता है और आप मुसीबत में पड़ सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर द लास्ट लिमिट है 40 लाख रुपए, और इसमें भी आपको काफी कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह सब कुछ फाइल करवाना पड़ेगा, और आपके पास में एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आपका 40 लाख रुपए के लेन देन क्यों हो रहे हैं। तो अब इसी तरह पॉइंट नंबर 8 में हम ये समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया तो उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लिमिट को किस तरीके से क्रॉस किया। चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 5 लाख रुपए, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो 1 करोड़ रुपए हुआ। अब हालांकि 1 करोड़ रुपए जो पूरे का पूरा है, एक व्यापार करने वाला व्यक्ति भी अगर होता है उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आते हैं, तो ये नहीं होता कि ये 1 करोड़ रुपए पूरा का पूरा उसका प्रॉफिट है। हो सकता है कि वो माल बेच रहा है, उसके बदले में उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आए। तो यहाँ पर इनकम टैक्स क्या कहता है, जो भी आपका टोटल टर्नओवर होता है, जो ट्रांजैक्शन है उसको हम टर्नओवर ही कहते हैं, जो भी आपका टर्नओवर होता है उसका कम से कम 8% प्रॉफिट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा इनकम टैक्स को, कम से कम 8% प्रॉफिट। तो अब एक व्यक्ति जिसका 1 करोड़ टर्नओवर हुआ उसका अगर 8% प्रॉफिट देखें तो होता है 8 लाख रुपए, जो कि जो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ऊपर ही है। यानी यहाँ पर इसकी 5 लाख लिमिट है, लेकिन इसको 8% के हिसाब से 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर इसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 8 लाख रुपए हो जाती है, जिसमें यहाँ पर इसको टैक्स भरना पड़ेगा विथ पेनल्टी और विथ इंटरेस्ट। वो सब किस वजह से है, क्योंकि उसने 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन कर दिया इसलिए। और अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिलेगा। ये कैलकुलेशन हो गई इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से। अब हम जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कैलकुलेशन को काउंट करेंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 9 में देखते हैं क्रॉसिंग द जीएसटी लिमिट। अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया तो उसने जीएसटी लिमिट को भी क्रॉस कर लिया। जैसे अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है तो उसके लिए 20 लाख लिमिट है, और कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके लिए 40 लाख लिमिट है। तो हम 40 लाख रुपए को मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन की 1 करोड़ के, उसके लिए जीएसटी लिमिट थी 40 लाख रुपए की, तो उसने 40 लाख लिमिट को जो है पार कर लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाता है, जो कि उसने नहीं लिया। तो जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपके पास आ जाएगा कि आपके 40 लाख रुपए तक छूट थी, आपने 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किए हैं, आपने जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिए, पहले तो उसका जवाब दो। तो जीएसटी का भी आएगा और इनकम टैक्स का भी नोटिस आएगा। इनकम टैक्स का कैसे आएगा वो तो मैंने पीछे वाले पॉइंट में बता दिया। अब जीएसटी का कैसे आएगा, यहाँ पर आपका 40 लाख हो गया तो आप एप्लीकेबल थे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन नहीं लिया तो अब आप एक काम करो, आपको जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें 18% जीएसटी टोटल टर्नओवर का विथ पेनल्टी विथ इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति जो 40 लाख रुपए से ऊपर जाकर के 50, 60, 70, 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर उसके पास में इनकम टैक्स या जीएसटी का नोटिस आ जाता है तो वो भारी मुसीबत में पड़ सकता है। उसको कितनी पेनल्टी और इंटरेस्ट चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपनी लिमिट को पहचानो, उस लिमिट के दायरे में लेकर के काम करो, और अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी फाइल करते रहो, और उसमें एक वैलिड रीजन प्रोवाइड करो कि क्यों आपके इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं। पॉइंट नंबर 10 में हम देखेंगे स्टूपिड आइडिया। कुछ लोग अपना दिमाग खुद लगा लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि चलो जीएसटी की लिमिट 40 लाख रुपए है ना, तो अपन क्या काम करते हैं कि मेरे पास में एक बैंक अकाउंट है, एक इसमें, एक बैंक 2 में है और एक बैंक 3 में, और मैं काम करता हूँ बैंक 1 में 30 लाख तक के ही ट्रांजेक्शन करूँगा, बैंक 2 में 20 लाख तक के ही करूँगा, और बैंक 3 में 40 लाख तक के ही करूँगा, तो मेरे यहाँ पर जीएसटी लिमिट क्रॉस नहीं होगी। ये एक स्टूपिड आइडिया है, स्टूपिड सोच है। जो लोग नहीं जानते वो कुछ ऐसा सोचते हैं। जबकि कोई उनको कहे कि आपके बैंक 1 में भी पैन नंबर सेम है, बैंक 2 में भी पैन नंबर सेम है, और बैंक 3 में भी पैन नंबर जो है वो सेम है, और जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसके जो आपके पैन नंबर होता है उससे मतलब होता है, यानी पैन नंबर के जरिए ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा कि आपका 30, 20 और 40 यानी 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कि इसमें 30 का, इसमें 20 का या इसमें 40 का।
आपका टोटल ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको पैन नंबर के जरिए पता चल जाता है। तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो इस सोच को निकाल दीजिए। आपको कितने भी, चाहे आपके बैंक अकाउंट है चाहे 10 भी हैं, तो उन सारे 10 अकाउंट में 40 लाख रुपए से ज़्यादा तो ट्रांजैक्शन होना ही नहीं चाहिए। और अगर हो भी रहा है, इतना ट्रांजैक्शन हो भी रहा है, तो उसमें भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी सबमिट करना जरूरी है। उसमें एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हो रहे हैं। ऑलराइट, तो अब हम लास्ट एंड फाइनल पॉइंट 11 में बात करेंगे, हाउ टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस से बचना है तो क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, डोंट क्रॉस द लिमिट ऑफ 40 लाख। 40 लाख रुपए से ज्यादा की लिमिट क्रॉस मत कीजिए। दूसरा, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपरली। सही ढंग से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाइए, जिसमें आप ये बताइए कि आपके ये इतने सारे ट्रांजेक्शन क्यों हो रहे हैं। ठीक है, मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का एडिशनल सेफ्टी चाहिए तो आप जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं से भी 2 लाख रुपए एक साथ मंगवा लिए, 5 लाख रुपए मंगवा लिए, तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए ताकि आप बता सको कि ये 5 लाख रुपए मेरे कहाँ से आए हैं या 2 लाख रुपए कहाँ से आए हैं। ठीक है, और डोंट डिपॉजिट मोर देन 2 लाख रुपए कैश इन बैंक। आप 2 लाख रुपए से ज्यादा एक साथ बैंक में कैश जमा नहीं करवाइए, अनटिल अगर आपके पास में एक वैलिड रीजन नहीं है तो 2 लाख से ज्यादा कैश आपको जमा नहीं करवाना है। एंड यूज करंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ सेविंग अकाउंट। आप करंट अकाउंट का यूज कीजिए, ना कि सेविंग अकाउंट का। तो बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जो जीएसटी के बगैर भी आपको करंट अकाउंट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें यूपीआई लिमिट भी ज़्यादा होती है, और अगर आप उसमें ट्रांजेक्शन करते भी हैं तो इन सब की पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। कभी भी 40 लाख रुपए की लिमिट जो है उसको क्रॉस मत कीजिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात की यूपीआई के बारे में, और इसमें मैंने ज़्यादा किताबी लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया। जो जीएसटी की मैक्सिमम लिमिट है उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इस लिमिट तक भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास में एक वैलिड रीजन हो सकता है कि इनकम टैक्स के नोटिस से आप बच सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।